फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th के साइंस चैप्टर 8 फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7th में आप पढ़ चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं, मूव कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम ये कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेज़ी से गतिशील है? किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है? आप ये भी जानते हैं कि ज़मीन पर लुढ़कती हुई बॉल जैसे कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है, कभी कभी ये अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। ये भी संभव है कि बॉल धीमी हो जाए और अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है, या अपनी गति को किस दिशा में कैसे बदल लेती है? आइए अपने हर दिन के कुछ अनुभवों को याद करिए। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? किसी गतिशील बॉल को और अधिक तेज़ी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? एक गोली या बॉल को किस प्रकार रोकता है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील बॉल की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बैटमैन और हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं? जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमी कर दिया जाता है या उसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम हमेशा कहते हैं कि जब किसी बॉल को धक्का देते हैं या फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं, तो उस पर बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है। उन पर ये क्या प्रभाव डालता है, इस चैप्टर में हम ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। फोर्स, अ पुश और अ पुल। उठाना, खोलना, ठोकर मारना, हिट करना, धक्का देना, खींचना, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जो हमेशा कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से सभी काम हमेशा वस्तु की गति में किस प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है? क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आइए जानते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट। यहाँ पर एक टेबल में वस्तुओं की गति को सुपरिचित स्थितियों के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप इनमें से कुछ ऐसे ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि इसमें से सभी काम खींचना या धक्का देना या दोनों रूप में व्यक्त किया जा सकता है? क्या हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है? विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण या खिंचाव यानी कि अपकर्षण को बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए इसके बारे में जानें। मैंने क्लास 6 में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव यानी कि अभिकर्षण है? किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये खिंचाव है या धक्का? फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। मान लीजिए कोई आदमी एक कार के पीछे खड़ा है, क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार में गति आएगी? मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना शुरू कर दे या इस पर बल लगाता है, कार लगाए गए इस फोर्स की दिशा में गति करना शुरू कर सकता है। ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि कार को गति देने के लिए ये आदमी धक्का लगा रहा है। और ये थर्ड फिगर में 3 स्थितियां यहाँ बताई गई हैं जिनसे आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत हो रही हैं, जबकि लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार ये फोर्थ फिगर में आप देख सकते हैं गाय और आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियाँ एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या ये बात आदमी और गाय पर भी लागू होती है? इन एग्जाम्पल्स में से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं या 2 लोगों का होना आवश्यक है।
इस प्रकार वस्तुओं के बीच जो क्रिया के कारण है उनके बीच फोर्स लगता है, यानी कि बल लगता है, इंटरेक्शन जो भी हो रहा है। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। आइए बलों के बारे में कुछ और अधिक सीखें। एक्टिविटी सेकेंड, कोई भारी वस्तु जैसे कि मेज या संदूक लीजिए जिसे आप जोर से ढकेलने पर ही गति में ला सकें। इसे अकेले ढकेलने की कोशिश कीजिए कि आप इसे खिसका पाते हैं। अब अपने किसी दोस्त से कहिए कि उस दिशा में धकेलने में आपकी मदद करें। अब आपको आसान रहेगा इसको खिसकाना। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? अब उसी वस्तु को फिर से ढकेलिए, लेकिन इस बार अपने दोस्त से कहिए कि वो इसे विपरीत दिशा में ढकेले, यानी कि अगर आप राइट साइड से उसको ढकेल रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड से ढकेलें। तो क्या वस्तु गतिमान है? यदि ये गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? क्या आपने कभी रस्साकशी का खेल देखा है? इस खेल में दो ग्रुप एक रस्सी को अलग अलग दिशा में खींचती है। दोनों ग्रुप के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने की कोशिश करते हैं। कुछ इस प्रकार जैसा यहाँ फिगर में दिखाया गया है। जो भी ग्रुप अधिक जोर से खींचता है यानी उसे अधिक फोर्स लगाता है वही जीतता है। ये आप क्या समझते हैं इस एग्जाम्पल से? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब याद कीजिए एक्टिविटी सेकेंड में जब आप अपने दोस्त से कहें भारी संदूक को एक ही दिशा में ढकेला था तो क्या हुआ था, और अगर वही दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला नेट बल दोनों बलों के अंतर बराबर होता है। एक्टिविटी सेकेंड में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था? याद कीजिए कि रस्साकशी के खेल में जब दोनों ग्रुप रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचते हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। इसी प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा छोटा बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता हमेशा इसके परिमाण से मापी जाती है, मैग्नीट्यूड से। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिससे बल कार्य करता है। ये भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। Does it mean that the net force on an object is zero if the two forces acting on it in opposite directions are equal? सामान्य रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं। वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। आइए अब जानें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है, फोर्स लगता है तो क्या होता है। एक्टिविटी थर्ड, रबड़ की एक बॉल लीजिए और इसे किसी समतल सतह पर जैसे मेज या फर्श पर रखिए। अब बॉल को धीरे से समतल सतह पर ढकेल दीजिए। क्या बॉल गति में आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? ये बढ़ती है या घटती है? अब अपनी हथेली को गतिशील बॉल के सामने रखिए। जैसे ही वो बॉल इसे स्पर्श करे अपने हाथ को हटा लीजिए। क्या आपकी हाथ बॉल पर कोई बल लगाती है? बॉल की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ये बढ़ती है या घटती है? अगर आप गतिशील बॉल को अपने हाथ से रोक लें तो क्या होगा? आप इसी प्रकार की और भी स्थितियों पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी बॉल पर बल लगाता है। किक लगने से पहले बॉल विराम अवस्था में होती है और इसकी चाल शून्य थी। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा बॉल गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक देता है और उसका चाल शून्य हो जाता है। ये परीक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदलती है और बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। अगर बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा लगाए जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को ढकेल कर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा है।
अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की जो भी वो चाल होती है वो बढ़ क्यों जाती है, स्पीड क्यों बढ़ जाती है। आप भी समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ एक बच्चा टायर को तेज़ से चला रहा है, इसे लगातार धक्का देना पड़ता है तब वो आगे चलता है। पहेली यह जानना चाहती है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है। आइए जानते हैं। एक्टिविटी 4, एक बॉल लीजिए और इसको एक्टिविटी 3 की तरह किसी फ्लैट सरफेस पर रखिए। बॉल को धक्का देकर चलाइए। अब फिगर में जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने से आप जो भी बॉल पर एक बल लगाएगा, क्या पैमाने से टकराने के बाद बॉल उसी दिशा में गति करती रहेगी। इस एक्टिविटी को दोहराइए और हर बार उसको बॉल के पथ से कई अलग अलग कोण बनाइए। सभी स्थिति में पैमाने से टकराने के बाद बॉल की गति की दिशा के बारे में आपने नोट किया। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी हमेशा विजयी चाल बनाने के लिए बॉल को ढकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देता है। कभी कभी जोर से प्रहार करके बॉल को मैदान की दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बैट बॉल पर बल लगाकर उसको शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में बॉल की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है। इन सभी एग्जाम्पल में फोर्स लगने के कारण बॉल की चाल और दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और एग्जाम्पल बता सकते हैं। किसी वस्तु की चाल या उसकी गति की दिशा या दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है और बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। स्टेट ऑफ मोशन, किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन उसकी चाल और गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में या गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। क्या इसका मतलब है कि बल लगने पर हमेशा ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा। आइए पता करें। ये हमारा सामान्य अनुभव है कि कई बार बल लगाने पर वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगर आप किसी दीवार को ढकेलने का कोशिश करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्टिविटी 5, यहाँ एक टेबल में कुछ ऐसी स्थितियाँ दी गई हैं जिनमें वस्तु गति नहीं कर सकती और कई वस्तु पर बल लगाया जा सकता है जबकि उनकी क्रिया और चित्र दर्शाता है। जितनी स्थितियों में संभव हो बल का प्रभाव देखने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इस पर कुछ अन्य स्थितियों को भी यहाँ जोड़ सकते हैं। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं, अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट, उस पर प्रेस कैसे किया जाता है। जैसे आटा, मम्मी लोग का आप लोगों ने देखा होगा कैसे उस पर फोर्स लगाती हैं जिससे रोटी फूलती है। फिर स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाईसाइकिल, बाय सिटिंग ऑन द सीट, उस पर बैठने के लिए किस तरह से वो फिट की जाती है। आप यहाँ डायग्राम भी सब देख सकते हैं। इन सब से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। जब आप अपने हाथ के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है। जब गुथे आटे की लोई को बल देकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ बॉल को दबाते हैं तो क्या होता है। इन सभी एग्जाम्पल में आपने देखा कि किसी वस्तु पर फोर्स लगाने से, बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। सभी एक्टिविटी कर लेने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि बल किसी वस्तु का विराम अवस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, इनमें से कुछ या सभी प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि अगर बल इनमें से एक या अधिक प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है तो इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता और कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती और अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती।
कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मस्कुलर फोर्स। क्या आप मेज पर रखी किसी बुक को बगैर छुए ढकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने स्कूल के बैग को ढकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? हमारी मांसपेशियों के क्रियास्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स कहते हैं। पेशीय बल ही हमें अपने सभी एक्टिविटी करने योग्य बनाता है। इन एक्टिविटी में शरीर की गति और मुड़ना भी सम्मिलित है। क्लास 7th में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर ढकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पेशीय बल करता है? आप ये भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते हैं और बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए ये पेशियां कहाँ स्थित हैं? हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के लिए क्या कुछ और भी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? जानवर भी अपने शारीरिक एक्टिविटीज़ और कई काम को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे और ऊंट जैसे पशु हमारे लिए कई कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वो पेशीय बल का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कितना कठिन काम कर रहा है ये पशु, उसके लिए पेशीय बल जरूरी है, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियाँ किसी वस्तु के संपर्क में हो। इसीलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। क्या और भी संपर्क बल हैं? आइए इसका पता करते हैं। फ्रिक्शन। अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली बॉल धीरे धीरे धीमे हो जाती है और लास्ट में वो रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये धीरे धीरे धीमी हो जाती है और लास्ट में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने और वो भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी बंद हो जाता है, कुछ दूर चलकर रुक जाता है। और भी आप इसमें एक्सपीरियंस और भी इसको ऐड कर सकते हैं। सभी स्थितियों में वस्तु पर कोई बल लगता है प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में ये एकदम से रुक जाती है, विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लगा रहता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि सभी दिशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा? इन सभी एग्जाम्पल में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण है घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में और भी आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर 9 में। आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है कि किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल हमेशा संपर्क बल में ही हो? आइए पता लगाएं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स। एक्टिविटी 6, छड़ चुंबकों का एक पेयर लीजिए और जिस तरह यहाँ फिगर में बताया गया है उसे 3 गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलन या रोलरों पर रखिए। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलन पर रखिए, चुंबक के सिरे के पास लाइए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श ना करें। देखिए क्या होता है। अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलन पर रखिए, चुंबक के किसी सिरे के पास लाइए। सभी जिस तरह भी आप करें उसको नोट कीजिए। क्या होता है जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के पास लाया जाता है? आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी। और ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है। क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को पास लाने पर गति करने लगता है? क्या ये हमेशा समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? ये प्रेक्षण क्या सुझाता है? क्या इसका अर्थ है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है? क्लास 6 में आप सीख चुके हैं कि 2 चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण को भी खींचना या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल कहलाता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्टिविटी 7,
प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए और इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट दीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे लटकाइए, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। और अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज़ की एक शीट से रगड़िए। स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रॉ के पास लाइए। फिर दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श ना करें। आप क्या देखते हैं? अब लटके हुए स्ट्रॉ के सिरे को कागज़ की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को, जिसे पहले ही कागज़ की शीट से रगड़ा जा चुका है, लटके हुए स्ट्रॉ के पास लाइए। अब आप क्या देखते हैं? कागज़ की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ आवेशित उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक एग्जाम्पल है। और फिर नेक्स्ट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आप जानते हैं कि अगर कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो वो धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के बाद पत्तियां और फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ तो ये तो एकदम आराम से आपके हाथ में है। जैसे ही उसको छोड़ा जाता है वो नीचे क्यों गिरता है? इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? ये बल कौन सा है? वस्तुएं जो पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि ये उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। ये एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल सभी वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई पानी का नल खोलते हैं, पानी नीचे की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। प्रेशर। आपने क्लास 7 में पढ़ा कि तूफान और चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ा ले जाती है। आपने ये भी सीखा कि पवन और चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। क्या दाब और बल में कोई संबंध है? आइए पता लगाएं। किसी लकड़ी के किस तख्ते पर एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का कोशिश कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस बार उसको सही से ठोक पाते हैं? सब्जियों को किसी ब्लंट चाकू और उसके बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। किससे आसानी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिससे क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, जैसे कि कील के नुकीले सिरे पर, वो इन कार्यों को आसानी से कर सकता है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट्स एक्ट्स। यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो पृष्ठ के लंबवत हैं, जिस पर दाब ज्ञात करना है। अब मेरी समझ में आया कि कूलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वो अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। इस प्रकार वो अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वो बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। आप भी देखे होंगे कि कैसे एक पोर्टर उठाता है किसी भी चीज़ को। Note that the area is in the denominator in the above expression. इसीलिए अगर बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल उसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसीलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते पर ठोकने के लिए पर्याप्त दाब होता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। यहाँ पर भी एक्टिविटी दी गई है, आप इसे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। एक्टिविटी 8, 9 ये सब बहुत ही अच्छी है, आप इससे कोशिश कीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है, हवा है।
वायु के इस आवरण को वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस हवा द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि सभी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अगर हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना, आइए इसके बारे में भी जानें। आप यहाँ पर इस एक्टिविटी को करके जान सकते हैं एक्टिविटी 11th को। डिड यू नो 17वीं सेंचुरी 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गेरिक ने बर्तनों से हवा बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिसमें सभी का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की हवा निकाल दी गई। तब सभी अर्धगोले पर 8-8 घोड़े अलग अलग दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को अलग नहीं कर पाए।